जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के चरण में हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। आइए बिना कोई देरी के प्रारंभ करते हैं। ये खुला है हमारे सामने 5वां चैप्टर, अध्याय 5, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंदर जो भूमिका बांधी गई है उसमें ये बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं, तो पूछता है कि ये क्या होता है। तो वो बताते हैं कि हम लोग अपना राजा चुनने जा रहे हैं। और ऐसे ही बेसिकली उन लोगों ने गणराज्यों के बारे में एक भूमिका बांधने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करवाकर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के लिए उपहार लाते थे। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया इन्होंने इसमें कि इस यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा यज्ञ करना चाहता है वो अपना एक घोड़ा जो है वो छोड़ देगा। वो घोड़ा जो है अपने राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करेगा, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगा। जिस राज्य के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया वो राजा जो है यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करेगा। और अगर किसी राज्य के राजा ने नहीं पकड़ा तो ऐसा मान लिया जाता था कि उस राज्य के राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को अपने से शक्तिशाली मान लिया है। और उसके बाद से जो है सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। वो सब आके बैठ के यज्ञ देखते थे और वो राजा के लिए उपहार लाते थे। और ये सब यज्ञ जो है पुरोहितों द्वारा संपन्न करवाए जाते थे और पुरोहितों को बहुत सारे उपहार दिए जाते थे इन चीज़ों के लिए। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। बेसिकली इसमें यह है कि राजा जो है उसका विशेष स्थान था। जो राजा यज्ञ करवा रहा है उसका स्थान विशेष रहेगा। वो जो है उसको एक अलग से आसन दिया जाएगा, अलग से बैठने की जगह दी जाएगी, या तो कोई बड़ा सा सिंहासन दिया जाएगा या फिर बाघ की खाल पर बिठाया जाएगा। राजा का जो सारथी हुआ करता था वो राजा का सहचर था। राजा के साथ युद्ध में गया रहता था। तो वो जो क्या करेगा, यज्ञ के दौरान राजा का गुणगान करेगा बैठ के। राजा के जो सगे संबंधी थे, खासकर उसकी पत्नी और बच्चे जो थे, वो भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो है बाकी सारे राजा आएंगे और बैठ के बस यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। पुरोहित जो है वो राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़केंगे और बहुत सारे अनुष्ठान करवाएंगे उनसे। वैश्य जो है वो उपहार लेके आएंगे और शूद्रों को जो है बहुत सारी प्रक्रियाओं में सम्मिलित ही नहीं किया जाता था। यहाँ पे ऐसे है कि बेसिकली इन्होंने एक तरह से यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि समाज जो था कई तरह के वर्णों में बटा हुआ था। यहाँ इन्होंने इसको समझाने की कोशिश भी की है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो यहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली चारों वर्णों के बारे में बता दिया कि समाज कैसे समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। बेसिकली 4 समाज हमारा जो है बटा हुआ था, ऐसा बता दिया उन्होंने। उसमें क्लास का या वर्ग का अंतर था। 4 उनके काम के हिसाब से जो है वो बटे हुए थे। तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ब्राह्मण जो थे बेसिकली उनका काम जो था वेद पढ़ते थे। वो लोग वेद पढ़ाते थे और यज्ञ करवाते थे और उस चीज़ के लिए उनको उपहार मिला करते थे, उनको इनाम मिलता था। क्षत्रिय जो लोग थे वो लड़ाइयाँ करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य जो थे वो खेती, पशुपालन और व्यापार करते थे। बेसिकली सारे संसाधन जुटाने का काम था इनका। और शूद्रों का काम जो था इन सबकी सेवा करना था। फिर जनपदों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन का राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे थे।
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि महायज्ञ जो राजा करते थे वो जो है अब केवल एक जन का राजा, मतलब जो पहले ऋग्वेदिक एरा में था ना, जन हुआ करते थे, पंचजन थे। तो जन मतलब एक कबीले को जन कहा करते थे, उनका राजा हुआ एक हुआ करता था। अब चूंकि जो है वो उसने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, ऐसे यज्ञ करके बहुत सारे कबीलों को जीत लिया है, तो अब बेसिकली वो जो है जन का राजा ना होकर जनपद का राजा कहा जाने लगा। कह रहा पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें से प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो जो ये जनपद है, इनमें से बहुत सारे जनपदों की खुदाई जो है पुरातत्वविदों ने की है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं: दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का मेरठ में जो हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। इधर इन्होंने दिखाया है कि एक चित्रित धूसर पात्र है। ये जो है बेसिकली इस तरह के जो पात्र मिले हैं, इसमें थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये बहुत ही पतली ऐसे बने हुए, पतली सी मिट्टी से बने हुए हैं और इनकी सतह जो सुंदर और चिकनी है। इसमें लिखा गया कि शायद इनका प्रयोग जो है वो खास मौक़ों पर खास लोगों को खाना खिलाने के लिए किया जाता था। क्योंकि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जो सामने ऊपर भी एक फोटो में देखा। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये चित्रकारी जो है आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो बेसिकली जो पुरातत्वविदों ने खुदाई करी है जनपदों की, उसके अंदर बहुत सारे हमको बर्तन भी मिले हैं जिनको चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। अब महाजनपद जो है कौन कौन से थे? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 2500 साल पहले कुछ जनपद ऐसे थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इनको महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ज़्यादातर महाजनपद जो थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, कोई न कोई। बहुत सारी राजधानियाँ ऐसी थी जिनकी किलेबंदी की गई, जिनकी चारों तरफ दीवारें बनाई गई। यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण जनपद और उनके नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे गांधार जनपद है, इधर कुरु जनपद है, हस्तिनापुर है, कौशल है, वैशाली है, वज्जी है, अंग है, मगध है, राजगिरी है, तो ये वही मगध की राजधानी थी, कौशाम्बी है, उज्जैन है। ये बहुत सारे हैं, ये सारे महाजनपद हैं, महत्वपूर्ण जनपद हैं उस समय के। ऐसा लगता है, जो किलेबंदी की बात हम कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। जैसे कहा गया कुछ जनपदों की राजधानियां जो थी उनकी किलेबंदी की गई थी। तो ऐसा लगता है कि वो किले जो बनाए गए वो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और राजा आक्रमण करते, उससे डर के इन लोगों ने करवाया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कुछ लोगों ने तो बस इसलिए बनवा लिया क्योंकि वो बनवा सकते थे, उनके पास पैसा था। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि वो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बहुत ही ऊंची और प्रभावशाली दीवार बनवा दी। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। जैसे बहुत ही ऊंची दीवार बना के एक तो अपनी समृद्धि का शो ऑफ भी कर लिया इन लोगों ने कि मैं बहुत रईस हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरे है, उनको एक फायदा ये हो जाता होगा कि वो लोग अब वहाँ पे जो उस किले के अंदर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। और जो एरिया है, जो उनका राज्य का जितना एरिया उन्होंने किले में घेरा हुआ है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो जैसा ऑब्वियस है ये चीज़ कि बहुत बड़ा किला बनवाना है तो बहुत सारे ईंट, पत्थर, ये सब चीज़ें लगेंगी, बहुत सारे मजदूर लगेंगे और बहुत ही बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होगी। यहाँ पे एक कौशाम्बी किले की दीवार दिखाई गई है। ये इलाहाबाद के पास मिली एक ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका निर्माण जो है संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये जो है फोटो में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। जैसे पहले क्या था, पहले राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। जो वैदिक एरा था उस समय जो है स्थायी सेना नहीं थी। लोग जो है आपस में मिलते थे, सभा समितियों में मिलते थे और वही कभी कभार जब जरूरत पड़ती तो मिलके जाके युद्ध करके गाय और कबीले जीत के आते थे। लेकिन अब जो है
ये जो जनपद वाला एरा था, महाजनपदों का जो एरा था, उस समय राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा था। पूरे साल उनको रखा जाता था। उनका काम ही बस ये था कि तुम सिपाही हो, रहो, जब जरूरत पड़ेगी लड़ोगे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब टैक्सेस लिए जाने लगे। उस समय करों के बारे में बात की जा रही है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अब विशाल किले बनवा रहे हैं, उसमें भी खर्चा लगेगा, बड़ी सेना रख रहे हैं, उसमें भी खर्चा, उनकी सैलरी देनी है, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो बेसिकली वही किले बनवाएंगे, सेना रखेंगे और उनके मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, फिर साफ सफाई से लेके हर चीज़ के लिए बेसिकली अब उनको एम्प्लॉय चाहिए अपने। तो कर्मचारी अगर चाहिए तो उनको कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी चाहिए, तो पैसे चाहिए। और पहले जो था उस समय राजा को बस गिफ्ट मिल जाया करते थे, उसी पर उनका खर्चा चलता था। अब उतने से काम तो होना नहीं था जब इतने सारे कर्मचारियों को उन्हें सैलरी देनी है। तो इसीलिए उन लोगों ने टैक्स वसूलना शुरू किया। अब टैक्स जो है कहाँ कहाँ लगाए गए? फसलों पे लगाए गए। जो फसल उपजेगी उसका कुछ हिस्सा रख लेंगे राजा। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर थे। जो कारीगर कमाएंगे उसमें से भी कुछ चीज़ें, जो कारीगर बनाएंगे वो चीज़ें में से कुछ लेकर रख लेगा राजा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे या तो जानवर ही दे देंगे, कुछ जानवर राजा को दे देंगे, और नहीं तो जो जानवर से उत्पाद निकल रहा है वो चीज़ जो है टैक्स के रूप में देंगे। व्यापारियों को सामान पर कर देना था। फिर आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो हर तरह के लोगों पे अलग अलग तरह के कर लगाए गए। कृषि में परिवर्तन भी आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC के आसपास का जो एरिया था, आज से 3000 साल पहले लगभग लोहे के बारे में जानकारी हो गई उत्तर वैदिक काल के लोगों को, और जो है वो लोग उससे हल बनाने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। तो इसीलिए ये लोग कृषि प्रधान हो गए। बेसिकली कृषि में परिवर्तन आ गया इनके। उससे पहले जो था लकड़ी के हल बनते थे जो कि इतने मजबूत नहीं होते थे कि कठोर जमीन को आसानी से जोत सकें। और वैदिक एरा में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें भी केवल तांबा और कांसा ही इनको पता था। हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों को तांबा कांसा के बारे में पता था, लोहे की जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में महाजनपद एरा में जब आए तो वहाँ पे लोहे का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने लोहे के हल बनाने शुरू कर दिए। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, क्योंकि अब आसानी से जोतते थे तो फसलों की उपज बढ़ गई। तो ये फसलों की उपज बढ़ गई, यहाँ तक तो पहली चीज़ हुई। दूसरा जो काम हुआ, दूसरे काम में लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। पहले धान के बीज ऐसे ही फेंक के या छिड़क दिया करते थे और उससे धान के पौधे उग जाते थे। अब उन्होंने रोपना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। पहले बीज को ऐसे ही छींट देते थे तो बहुत सारा बीज जो है चिड़िया उड़िया खा जाती होंगी, कुछ होता होगा ऐसे, तो बहुत ज़्यादा पौधे जीवित नहीं बचते होंगे उससे। लेकिन अब इन्होंने रोपण शुरू कर दिया था, इससे ज़्यादा पौधे जिंदा बचने लगे और इससे पैदावार इनकी बढ़ गई। तो ये सूक्ष्म निरीक्षण है। इसमें कुछ बड़े राज्यों के बारे में या कुछ बड़े जनपदों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया गया है। कह रहे हैं यहाँ पे मगध के बारे में बता रहे हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि मगध एक ऐसा जनपद था जो बाद में बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा, सबसे महत्वपूर्ण जनपद रहा। और ये मगध जो था वो दो नदियों का क्षेत्र था। बेसिकली गंगा और सोन नदियाँ जो थी, दो नदियाँ जो है, ये हम लोग पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं। एक बार अभी फिर से देख लेते हैं कि गंगा और सोन नदियाँ जो थी ये मगध वाले क्षेत्र से होकर बहती थी। तो इस वजह से मगध को जल यातायात की सुविधा मिलती थी, जल का वितरण बहुत प्रॉपर मिलता था, और जल मिल जाता था तो उसकी वजह से जमीन जो है इनकी उपजाऊ थी। आइए एक बार मगध को देख लेते हैं। मगध का जो एरिया है वो ये रहा। यहाँ पे एक गंगा नदी आ रही है और इधर से राजगीर के पास ये दिख रहा है, ये सोन नदी यहाँ से निकलती है, ये जा रही है। तो ये सोन नदी है। दो नदियाँ जो है ये वाला जो मिलकर मगध को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती थी। अब क्या कह रहा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। तो मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगल था, वहाँ पे हाथी मिलते थे।
हाथियों को पकड़ लिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको सेना में रख लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी, तो उन्हें लकड़ी भी मिलने लगी वहाँ से, तो घर बनाने लगे, गाड़ियां बनाने लगे और रथ बनाने लगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। वहाँ पे लौह अयस्क भी मिलता था, तो उससे औजार और हथियार भी बनाने लगे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का बेटा था, ये हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश जो पहला राजवंश है मगध पे, जो जिसने राज करना शुरू किया, मगध पे जो पहला राजवंश स्थापित हुआ वो हर्यक वंश है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। इन लोगों ने अन्य जनपदों को जीता हर तरह से। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप से उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण राजा थे नंद वंश के थे, महापद्मनंद थे। उन्होंने क्या किया था कि अपने नियंत्रण क्षेत्र जो उन्होंने जीता था वो जो है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। वो बेसिकली उत्तर पश्चिमी भाग मतलब उधर पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान वाले एरिया तक पहुंच गए थे। तो बिहार में बेसिकली मगध जो है बिहार वाले एरिया में वहाँ से लेके उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तक पहुँच चुके थे, उतना एरिया उन्होंने जीत लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र राजपटना राजधानी बन गया। तो पहले जो है बिहार में मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी, जिसे राजगीर जो आजकल जो है राजगीर कहते हैं। बाद में जो है पाटलिपुत्र राजधानी बन गई। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। सिकंदर जो था, नाम सबने सुना है। सिकंदर जो है वो दुनिया जीतना चाहता था, तो वो जो है धीरे धीरे मिस्र और पश्चिमी एशिया के देशों को जीतते भारतीय उपमहाद्वीप हमारे देश में भी पहुंच गया था, व्यास नदी के किनारे तक आ गया था। और उसने सोचा कि मगध को जीत लेते हैं। उसने मगध की कूच करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उसमें जो है नंद वंश का शासन था मगध पे, तो सिकंदर ने चाहा कि वो नंद वंश पे मगध को जीत ले, नंद वंश से लड़ाई करके। लेकिन उसकी सेना नहीं मना कर दिया, हम नहीं जा रहे लड़ने, उधर जो है सेना बहुत बड़ी है मगध वालों की, वो मार देंगे। दूसरा सूक्ष्म अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मगध देख लिया। दूसरा जो था वज्जी था। मगध एक शक्तिशाली राज्य था ही, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये भी बिहार में ही था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। बेसिकली वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। आइए देखते हैं वज्जी कहाँ पे है। ये रहा वज्जी, बिहार वाला ये एरिया है। तो यहाँ पे गणतंत्र था, बेसिकली लोगों का राज्य था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो गढ़ या संघ था उसके अंदर कई शासक होते थे, केवल एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे शासक होते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो बेसिकली जो है वहाँ पे एक हेल्दी डिबेट का माहौल था। वहाँ पे लोग आपस में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, एक ही एरिया के या एक ही गढ़ के या एक ही संघ के, और वो सब मिल के आपस में बातचीत करके निर्णय लेते थे कि किसी भी चीज़ पे क्या, किसी बात पे कौन सा निर्णय लेना है। ये सब आपस में मिल के डिस्कशन करके किया करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। किसी भी बात में जब मिलकर चर्चा कर रहे हैं, शत्रु से आक्रमण के लिए भी उसमें मिलकर चर्चा करेंगे ऑब्वियसली। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उस समय जो है स्त्रियों को ये लोग जो है वज्जी, जो गणतंत्र तो था पर वहाँ पे स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्रियां जो है दास और कम्मकार जो थे, जो ये लोग जो है इन बहसों में हिस्सा नहीं लेते थे। इसमें है वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये चीज़ हमें यहाँ पे जानने को मिलती है कि दीघ निकाय जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये चीज़ नोट करने लायक है, पूछा जा सकता है ऐसे ही। जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अब यहाँ पे अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में जो वो है व्याख्यान है, वो बेसिकली यहाँ पे जो है कैसे है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उन्होंने अपने मंत्री को भेज रहे हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा, बुद्ध मंत्री से पूछते हैं, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं?
जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, गाँव तथा शहरों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे चैत्य का मतलब होता है बेसिकली मंदिर या वो जगह जहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये चीज़ है, बुद्ध के ऊपर जो अजातशत्रु जो है वो आक्रमण करने के लिए बुद्ध के पास भेजता है अपने मंत्री को, और बुद्ध कहते हैं कि अगर वज्रजीवासी जो हैं नियमित सभाएं करते हैं तो वो उन्नति ही करेंगे हमेशा। और वो जो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया कि ये अगर करते हैं वज्रजीवासी तो हमेशा उन्नति करेंगे। आगे कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, जैसे वज्र गणतंत्र जो था उसके जैसे और भी बहुत सारे संघ थे, उन संघों को बहुत सारे शक्तिशाली राजा ऐसे थे जो जीतना चाहते थे। अच्छा, उन संघों में कुछ ऐसे थे जैसे कुशीनगर था, मल्ल जो थे वो भी गढ़ थे, गणराज्य था, कोलीय गणराज्य था, शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य से हमारे महात्मा बुद्ध जी जो थे। तो ऐसे ही बहुत सारे संघ थे जो वहाँ पे उसमें डेमोक्रेसी बेसिकली थी। तो बहुत सारे शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। ये जो गणराज्य थे वो लगभग आज से 1500 साल पहले तक ऐसे ही बने रहे। बाद में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो बेसिकली जो है गणतंत्र जो थे, गणराज्य जो थे वो करीब आज से 1500 साल तक चले हैं, लेकिन बाद में गुप्त राजाओं ने उनको अपने अंदर मिला लिया था। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप एनसीईआरटी की सभी किताबों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।